बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम देखेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या इफ़ेक्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता क्या है, हम पहले ही रिवाइज कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है टू द एक्सटर्नल प्रेशर। उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मतलब वो वाला टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो आज हम देखेंगे कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को जब कम या ज़्यादा करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या इफ़ेक्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस बात का मतलब क्या है कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो फिर वेपर प्रेशर जनरेट होता है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम ज़्यादा कर दें तो ज़्यादा वेपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनको वेपर प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होनी होगी। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इट इज़ बिकॉज एट हायर एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड नीड टू absorb more heat to equalize the vapor pressure to external pressure, hence boiling point is higher, while at lower external pressure need to absorb less heat, hence boiling point is lower. जब ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया जाएगा तब ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी इसके वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड तक रीच करने के लिए। और जब हम लोअर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम लिक्विड को लोअर एनर्जी रिक्वायर होगी अपने बॉइलिंग पॉइंट को तक रीच करने के लिए। तो इस तरह जल्दी ही लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जल्द ही अटेन हो जाएगा कम टेम्परेचर पर ही। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल है कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो प्रेशर होता है जो 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है, तब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होता है। लेकिन अगर जो प्रेशर है उसे हम डबल कर दें, 760 की बजाय हम उसे कर दें 1489 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 120 हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रेशर को हम ज़्यादा करेंगे तो वाटर को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जो मरी हिल्स हैं और माउंट एवरेस्ट है, इस पर वेपर प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। तो मरी हिल्स पे जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 700 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। यहाँ पर कम एक्सटर्नल प्रेशर के होने की वजह से यहाँ पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 98 डिग्री सी होता है। और अगर हम फर्दर हायर एल्टीट्यूड पे जाएं माउंट एवरेस्ट पे तो फिर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फर्दर डिक्रीज़ हो जाता है, वो 323 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो यहाँ पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मज़ीद कम हो जाता है, यहाँ पे 69 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे हैं वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कम हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन है बॉइलिंग पॉइंट की एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इसे हम डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में होता क्या है, इसमें हमारे पास क्लोज कंटेनर होता है, मतलब हमारा प्रेशर कुकर जो है वो क्लोज होता है। जब हम प्रेशर कुकर को क्लोज़ करते हैं तो वाटर के वेपर जो हैं वो आउटसाइड पे एस्केप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो
प्रेशर कुकर को जब हम क्लोज़ कर देते हैं तो उसमें जो वाटर के वेपर्स बनते हैं उन्हें एस्केप होने के लिए जगह नहीं मिलती। इस तरह प्रेशर कुकर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वाटर होता है कुकर में, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमें कुकिंग में हेल्प करता है। जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं लाइक मरी हिल्स, वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम होता है, 0.9 ATM होता है, जबकि नॉर्मल जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, लेकिन मरी हिल्स पे ये 0.92 ATM होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री से हो जाता है। तो इसीलिए जो कुकिंग है वो ज़्यादा टाइम ले लेती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वैसे तो हम प्रेशर कुकर की हेल्प से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को ज़्यादा करते हैं ताकि हमारी कुकिंग जल्दी हो जाए, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे मरी हिल्स में प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, तो इसलिए कुकिंग को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन है, जब हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। तो हम इसे डेली लाइफ में इस तरह से यूज़ करते हैं। तो सेकंड जो इसका है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। डिस्टिलेशन जो है वो वाला प्रोसेस है जिस पर हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे। लिक्विड को सेपरेट किया जाता है उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, इसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन। और वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है ये वो प्रोसेस है जो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर किया जाता है। मतलब जब हम प्रेशर को कम कर देते हैं तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। It is based on the fact that decrease in pressure decrease the boiling point of liquid। जब हम वेपर प्रेशर को कम करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को जब कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी कम हो जाता है। कुछ लिक्विड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंडर नॉर्मल प्रेशर डिस्टिलेशन के प्रोसेस की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह हम प्रेशर को कम करके उनका बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं ताकि वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए और वो जल्दी सेपरेट हो जाए। तो इसकी एग्जांपल है ग्लिसरीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री से होता है नॉर्मल में, लेकिन जब हम वेपर प्रेशर को कम करते हैं तो ये 210 हो जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो 290 डिग्री तक जाने से पहले ही ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को 50 मिलीमीटर ऑफ mg कम कर लें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और ये पहले ही सेपरेट हो जाता है, डिकम्पोज होने से बच जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट को कम करने से, इस तरह से प्रेशर को कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट के कम होने की वजह से ग्लिसरीन जल्दी सेपरेट हो जाता है, ये डिकम्पोज नहीं होता। तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा हो जाता है। इसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जो एनर्जी चेंज होती है ड्यूरिंग फिज़िकल और केमिकल चेंज के दरमियान। जब लिक्विड से वेपर में या वेपर से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में जब कन्वर्ट होते हैं सब्सटेंस, तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस होती है, नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक है। तो एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंजेस, एनर्जीज इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड। हमें पता है जब भी कोई केमिकल चेंज होती है या फिजिकल चेंज होती है उसमें एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज जो होती है कि एनर्जी चेंज होती है एट कांस्टेंट प्रेशर इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। जो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में एनर्जी चेंज होती है उसे हम स्पेसिफिक नेम देते हैं इंथैल्पी चेंज। उसे हम डेल्टा एच से ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट किलो जॉल पर मोल होता है। अब जो इंथैल्पी चेंज एसोसिएट होती हैं फिज़िकल चेंज के साथ, उसकी 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड टाइप होती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड थर्ड टाइप इज़ मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। जो फ्यूजन है वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, उसे हम डेल्टा एच एफ से ज़ाहिर करते हैं और उसका यूनिट किलो जॉल पर मोल होता है।
उसकी डेफिनेशन ये है कि जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। यानी फ्यूजन का वो प्रोसेस है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस के लिए 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और जो हमें हीट रिक्वायर होती है 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। उसे हम डेल्टा HV से ज़ाहिर करते हैं और इनका यूनिट सबका सेम होता है किलो जूल पर मोल। एनर्जी का यूनिट ही किलो जूल पर मोल होता है, ये एनर्जीज ही हैं तो इसलिए इनका यूनिट किलो जूल पर मोल है। उसके बाद है हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमें रिक्वायर होती है 1 मोल ऑफ सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है वो सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो इसे हम डेल्टा HS से ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट भी किलो जूल पर मोल होता है। आज हमने इंथैल्पी चेंजेस को देखा है, इसके डिफरेंट टाइप्स को, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी चेंजेस और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस इन दोनों का इफ़ेक्ट देखेंगे। हम देखेंगे कि एनर्जी चेंज का इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं उनसे क्या रिलेशन है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।